नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। राजस्थान में अशोक गहलोत अपने राजनीतिक कौशल के बूते पर एक बार फिर से एक बड़ी जादूगर साबित हुए हैं। सचिन पायलट द्वारा सरकार गिराने का सियासी दांव फेलकर राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अपना दांव दिखा दिया है। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों को चुप करा दिया है, बल्कि जो लोग पासा पलटने का प्लान बना रहे थे उनको भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस उठापटक के माहौल में गहलोत ने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी मजबूत स्थिति का आभास भी कराया। जिस तरीके से वो पार्टी और सरकार में बगावत के बीच अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे, ये उनकी सियासी जादूगरी या यूं कहे उनके रणनीतिक कौशल का ही नतीजा है। आइए देखते हैं पहले इस पर एक खास रिपोर्ट। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। राजस्थान में पिछले दिनों से जारी सियासी जद्दोजहद तो फिलहाल लगातार जारी है, लेकिन सरकार गिराने के मंसूबों पर पानी फेरकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो ही राजस्थान के असली सियासी जादूगर हैं। अशोक गहलोत को प्रदेश की सियासत में जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत राजस्थान ही नहीं, देश में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। उन्हें राजनीति का जादूगर के साथ ही मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान के जननायक, जन नेता और मारवाड़ के गांधी जैसे नाम से मशहूर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ था। गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत समाज सेवी हैं और पुत्र वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष और पीसीसी में महासचिव हैं। गांधी परिवार के नजदीकी रहे गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक सफर पर अगर गौर करें तो उन्होंने साफ छवि के साथ अपने प्रतिद्वंदियों के बीच से अपनी राह बनाई है। अशोक गहलोत ने अपने सियासी जादू से कई दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ा। उनको पार्टी में जो भी पद, कद या फिर जिम्मेदारी मिली उसे निभाने में वे कभी पीछे नहीं हटे। हालांकि इस दौरान कई बार उन्हें विफलताओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन गहलोत हमेशा गांधी परिवार के करीबी बने रहे। वो वर्तमान कांग्रेस नेताओं में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव है। इंदिरा, राजीव से लेकर सोनिया और राहुल गांधी यानी पूरे गांधी परिवार की गहलोत लगातार पसंद बने रहे। सियासी जादूगर अशोक गहलोत। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए सादगी से भरपूर नेता अशोक गहलोत अपने विरोधियों की आंखों में खटकते भी रहे, फिर भी राजनीति में उनका जादू बरकरार रहा। उन्हें राजनीति का जादूगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत राजस्थान के जाने माने जादूगर थे। गहलोत ने अपने जादूगर पिता के साथ कुछ हद तक जादू के कई तरीके भी सीखे। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार राहुल और प्रियंका के सामने भी जादू दिखाया था और यही वजह है कि राहुल और प्रियंका बचपन से ही उन्हें जादूगर अंकल गहलोत भी कहते थे। राजस्थान ही नहीं, देश में सियासतदान गहलोत की जादूगरी का लोहा मानते हैं और कांग्रेस पार्टी तो इसकी कायल है। यूं राजनीति में आई गहलोत। कहा जाता है कि जननायक अशोक गहलोत को राजनीति में लाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि वो संगठन में रहकर अच्छा काम कर रहे थे और इंदिरा उनके काम से काफी प्रभावित भी थी। 1974 में गहलोत पहली बार एनएसयूआई के अध्यक्ष बने थे। गहलोत 1979 से 1982 तक कांग्रेस पार्टी के जोधपुर जिला अध्यक्ष रहे और 1982 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विभाजन के संकट से जूझ रही थी। जोधपुर में कोई भी सीनियर नेता 1977 में इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहता था। इस मौके पर उन्होंने पहली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। अशोक गहलोत ने 4000 रुपए में अपनी बाइक बेचकर वो चुनाव लड़ा और कुछ मामूली अंतर से वो हार भी गए,
लेकिन इस चुनाव में उन्हें शिकस्त तो मिली आला कमान के सामने, लेकिन राजनीति में भी वो स्थापित हो गए। भविष्य में मौके उन्हें खुद ब खुद मिलते चले गए। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर। अशोक गहलोत 1980 से 1999 तक 5 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। केंद्र सरकार में उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली और अब राजस्थान में वे मुख्यमंत्री के रूप में जन सेवा कर रहे हैं। गहलोत 1999 से जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं गहलोत। आपको बता दें कि वो 1982 से 83 तक पर्यटन उपमंत्री और 1983 से 84 में नागरिक उड्डयन, 1984 में खेल उपमंत्री, 1984 से 85 में पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, 1991 से 93 तक वस्त्र राज्य मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। गहलोत 2004 से 2009 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और 2004 में कांग्रेस कार्य समिति और हिमाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रह चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई अहम पदों पर रह चुके गहलोत 3 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पायलट वर्सेस गहलोत। साल 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार मिली करारी हार के बाद भी अशोक गहलोत हताश और निराश नहीं हुए। गहलोत ने 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट ने मान लिया कि मुख्यमंत्री का पद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन्हें ही मिलेगा, लेकिन नतीजों के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका ने गहलोत का समर्थन किया और फिर राहुल को भी गहलोत का नाम आगे रखने पर राजी होना पड़ा। उस समय लिया गया फैसला सचिन पायलट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में चल रहा सियासी संकट उसी समय और उसी टकराव की उपज है। गहलोत ने साधा सियासी समीकरण। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम में भी अशोक गहलोत सचिन पायलट को पस्त करते नजर आ रहे हैं। इसी की बानगी है कि पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी गंवाना पड़ा। फिलहाल मौजूदा सियासी स्थिति में गहलोत को पता है कि ट्रम्प कार्ड उनके पक्ष में है। राजस्थान विधानसभा में 13 निर्दलीय विधायकों में से करीब 11 उनका समर्थन कर रहे हैं। उनमें भी कई ऐसे हैं जिन्हें 2018 में कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया था और फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव में उतरकर जीत दर्ज की। इस तरह से गहलोत ने इस दांव के जरिए अपनी सरकार बचा ली है। सियासी जादूगरी की कला की बदौलत ही अशोक गहलोत प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस प्रकार से सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने अभी तक राजस्थान की राजनीति में तो अपना डंका बजवाया ही है और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने बखूबी अपने हाथ आजमा रखे हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर पूरे देश में अगर कोई एक बड़ा चेहरा है जिसे राजनीति की पूरी समझ है, वो है राजस्थान के इस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आयुषी, जिस प्रकार से अभी जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जो जादूगरी है वो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में भी बखूबी दिखाई है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम शुरू से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के जब चीजें हो रही थी तब से ही कहीं ना कहीं इस स्थिति की बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से उस वक्त बाड़ेबंदी विधायकों की गई थी तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था, इस स्थिति का पहले से ही अशोक गहलोत को पता चल गया था और इसलिए वो तब से ही इस तैयारी में लगे थे। जिस तरीके से अगर आलाकमान की बात करें तो अशोक गहलोत ने एक साफ तौर पर, जिस तरीके से उन्हें जादूगर कहा जाता है, तो आलाकमान को एक साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि
जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार गिरी और स्थिति जैसी बनी थी, उनका साफ कह रहा था कि राजस्थान में वो वैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। तो साफ तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कैसे वो राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, और जो ये जादूगरी उनकी दिख रही है वो काफी कह सकते हैं उनका जिस तरीके से कारगर साबित हुई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आयुषी देखने वाली ये है कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत की आलोचना भी करी है और कई मौकों पे कहा है कि अब आपका वक्त चला गया है, अब नई पीढ़ी को आप आगे आने दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने हर बार जब जब उनकी आलोचना की गई है, हर बार अपने आप को साबित किया है और शायद यही वजह है कि वो अभी इतने कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। और हालांकि सचिन पायलट जी की अगर हम बात करें तो उनका भी एक अपना कद है, लेकिन आज के अगर हम सियासी घटनाक्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट से 2 कदम आगे ही दिखाई दे रहे हैं। सुनील सुशीला जी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब अभी तक की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस यात्रा के बारे में, और इस समय जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाजी मार चुके हैं? उमंग, अशोक गहलोत ने जहां से अपना सियासी सफ़र शुरू किया था, या यूं कहें कि राजनीति का सफ़र शुरू किया था, असल में बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि उन्होंने समाज सेवा से ये अपना सफ़र शुरू किया था। 1971 में जयपुर के लोगों ने देखा कि एक नौजवान बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी शिविरों में काम कर रहा है। उन्हें पता नहीं था उस समय पर कि ये अशोक गहलोत एक दिन जाकर पूरे जोधपुर का नाम रोशन करेगा और 3 बार मुख्यमंत्री बनेगा। अशोक गहलोत वो हैं जो किसी भी तरह की चीज़ों से विचलित नहीं होते। वो मेहनत करके, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बात कही थी कि इन लोगों ने इतना मेहनत नहीं की जितनी मैंने की है। वाकई उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो हार से विचलित नहीं होते। उन्होंने सबसे पहला जो चुनाव लड़ा था वो छात्र संघ अध्यक्ष का लड़ा था और वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो काम करते रहे। जब उन्होंने सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो वो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ा था और 4,500 वोटों से हार गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उसके बाद अगले दिन घर घर में जाकर लोगों को, मतदाताओं का आभार जताते दिखे, क्योंकि उनका जो सफर था, उनकी जो दृष्टि थी वो काफी लॉन्ग टर्म थी। उन्होंने सोचा हुआ था कि मुझे आगे जाना है। लोग कहते हैं कि वो गांधी परिवार के बेहद नजदीक हैं। वो नजदीक ऐसे ही नहीं हुए। आपको एक वाकया बताता हूं। इन्हें एक बार जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना के भेजा गया था किसी एक क्षेत्र का, जबकि वहां पर चुनाव थे, और इन्हें कुछ धनराशि भी देकर भेजी गई थी। जब ये वो पूरा काम करके आए तो उसके बाद इन्होंने धनराशि का एक पाई का हिसाब दिया। उस समय इंदिरा गांधी की नज़रों में चढ़े और इंदिरा गांधी ने इन्हें उसके बाद एक अच्छे पदों पे आसीन किया। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में बताई जाती है कि जब ये संगठन से जुड़े हुए थे, छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, तो उस समय ये अपनी लाल रंग की यज़दी मोटरसाइकिल से घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए लोगों को बात करते थे। कांग्रेस की जो उनकी विचारधारा थी उससे अवगत करवाते थे। स्वयं गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमेशा खादी पहनते हैं शुरू से, अभी तक आपने देखा होगा। दूसरी सबसे खास बात यह है कि उस समय पर उन्होंने आचार संहिता बनाई थी छात्र संगठन के लिए, और उस आचार संहिता को घर घर में जाकर एक एक सदस्य को खुद ने जाकर बांटा था। तो ये वो चीजें हैं जो असल में बताती है कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम किया है, इन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने से काम किया है। इसलिए आज तक अब जब भी कोई चीज होती है तो कब की भांप लेते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोई बेहतर प्रवक्ता नहीं है, मतलब कि ये अपने जो बयान देते हैं उसमें कोई अलंकार नहीं लगाते, लेकिन इनकी जो बात है वो सीधा वहां पहुंचती है जहां ये पहुंचाना चाहते हैं। आपको एक और बात बताऊं, जब अभी पिछली बार चल रहा था कि मुख्यमंत्री के पद से अशोक गहलोत दौड़ से दूर हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया कि खल्क की आवाज ही खुदा की आवाज होती है। खल्क शब्द को बहुत पहले एक बार उन्होंने यूज किया, और यहाँ खल्क का अर्थ है जनता की आवाज, कि जनता ये चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और वही खुदा की आवाज होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इस राजनीति के दौर में अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग सीनियर्स के साथ सबका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, तब वो आज तक पहुंचे। आज वाली स्थिति की बात करें तो इसका अंदेशा इन्होंने काफ़ी पहले से था, और उसी अंदेशे के चलते ये अपनी सरकार को अभी तक, कल कोर्ट में क्या होना है, परसों क्या होना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज तक अगर उस सरकार को ये बचाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये फ्रंट फुट पर हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सेफ मोड में है, तो उसका कारण इनकी दूरदर्शिता, इनकी जो चीज़ है कि भांप लेना, जिस चीज़ को इन्होंने 1 महीने पहले भांप लिया था, वो भांप लेने वाली जो इनकी आदत है, जो चीज़ है, उसको भांप लिया, इसलिए अभी तक वो सरकार को बचाकर बैठे हैं। और शायद देखिए, इनकी जादूगरी के बारे में कहा जाता है, खुद भी कहते हैं कि जादू तो मैं करता हूँ, किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। बिल्कुल वही वाली बात है, जादूगरी तो है इनमें। अब उस जादूगरी को आप तजुर्बा कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए, या इनका अच्छा नसीब।
बिल्कुल, जिस तरीके साफ तौर पर अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि जादूगर मैं हूं, जिस तरीके से राजनीति का जादूगर उन्हें कहा जाता है, साफ तौर पर उन्होंने इस बात को भी माना है। तो यहाँ पर हमारे साथ नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। नीरज, जिस तरीके से स्थिति फिलहाल बनी हुई है, अगर जिस तरीके से सुनील सर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी मुसीबत अगर प्रदेश में आती है तो जो अशोक गहलोत है पहले से ही उस मुसीबत को भांप लेते हैं। अगर इस बात की स्थिति की, अगर जो स्थिति फिलहाल प्रदेश में चल रही है उसकी बात मैं करूं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस स्थिति का पता भी पहले से उनको चल गया था। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से अशोक गहलोत अब इस पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं? देखिए, गहलोत के लिए कहा जाता है लिफाफे नाप लेते हैं, मजमून भाप लेते हैं। यानी कोई व्यक्ति उनके पास में किसी कभी मिलने के लिए जाता है तो उसके आने का जो कई बार वो क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, वो खुद ही गहलोत उसे बता देते हैं और कैसा चल रहा है। और इतनी सादगीपूर्ण तरीके से बातचीत के अंदर उस बात को कहते हैं कि सामने वाला हतप्रभ रह जाता है कि मैं इस कार्य से आया था, लेकिन इनको पहले से ये बात मालूम है। निश्चित तौर पर राजनीति में ये चीज़ एक जननेता के अंदर ही हो सकती है और अशोक गहलोत के लिए जननेता शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि राजस्थान में उनको जननेता के तौर पर वाकई में माना जाता है। गहलोत जो है तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, इससे आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही लगातार वो अपनी सरदारपुरा जो सीट है जोधपुर की, वहां से जीतते आ रहे हैं। मारवाड़ में इन्हें मारवाड़ का गांधी के रूप में भी जाना जाता है। अशोक गहलोत का जो नाम है मारवाड़ के गांधी के रूप में लोगों की जबान पर वहां पर है। इसका गोकुल भाई भट्ट के बाद अशोक गहलोत शायद ऐसे नेता हैं जिनको गांधीवादी छवि के रूप में जाना जाता है। एस एन सुब्बा राव के साथ इन्होंने काम किया, जो कि मशहूर गांधीवादी हैं, साथ ही श्रमदान करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, समय समय पर गांधी सेवा आश्रम, वर्धा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और गांधी साहित्य जो है, इनको अशोक गहलोत लगातार इनका विश्लेषण करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं। और गांधी से संबंधित हमने देखा 2 साल अभी गांधी जी की जो जन्म शताब्दी समारोह था, 2 साल तक कार्यक्रम कराने के निर्णय अशोक गहलोत ने लिए। निश्चित तौर पर अपनी सादगीपूर्ण जिंदगी के कारण, जीवन शैली के कारण और मित्रवत सभी से व्यवहार के कारण, इतने हाई प्रोफाइल होने के बावजूद जितने लो प्रोफाइल बन के अशोक गहलोत रहते हैं, वो निश्चित तौर पर आम नेताओं के अंदर ही नहीं, आम जनता के अंदर भी सीधे सीधे एक असर डालता है। वर्तमान जो सियासी संकट है इसको भी अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक चातुर्य से जो है बेहद बखूबी संभाला है और बहुमत जो है आज की तारीख में बहुमत उनके पास में। कहीं ना कहीं इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो इस बहुमत को तोड़ने के लिए सियासी हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस प्रकार। इसी को शायद बैन करने के लिए 2 दिन पहले 19 तारीख को एक आदेश निकाल के राज्य सरकार ने सीबीआई की कार्रवाई जो है उस पर प्रतिबंध इस आधार पर लगाया कि बिना राज्य सरकार की परमिशन किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। इस प्रकार के आदेश पहले पश्चिम बंगाल के साथ में जब केंद्र सरकार का टकराव उत्पन्न हुआ था तो वहां पर भी आदेश निकाले गए, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के आदेश निकाले गए। तो अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं आशंका थी। लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे हम अभी बात करें कि 2 दिन पहले अजय माकन ने भी इस प्रकार का बयान दिया था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अशोक गहलोत लगातार ये अंदेशा जो है वो जता रहे थे और जहां ये पायलट खेमे को कहीं ना कहीं राहत वाली बात जो मिली है और इस राहत के बीच में जब ये समय मिल गया है तो इस समय के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। इस टाइमिंग को लेकर के कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। अब से कुछ देर पहले मैं इस वक्त होटल फेयरमाउंट के बाहर खड़ा हूं। आपको बता दूं, इस फेयरमाउंट होटल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और आज भी अशोक गहलोत ने सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, साथ ही संयम लोढ़ा जो कि विधायक हैं, इसके साथ ही अन्य जो विधायक गण हैं जिनमें रफीक खान है, हाकिम खान है, अन्य अलग जो नेता हैं जिनमें कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ से आने वाले संदीप चौधरी हैं, जो कि अभी रणदीप सुरजेवाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सभी नेताओं से चर्चा की है। और फेयरमाउंट होटल के अंदर सुबह ब्रेकफास्ट भी गहलोत ने यहीं चाय पे चर्चा जो है। बिल्कुल नीरज जी, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस प्रकार से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उसके अंदर आज एक नया एक पासा फेंका गया है। कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से फेंका गया ये पासा है। फेयरमाउंट होटल के ऊपर भी एक नोटिस चिपका दिया गया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के यहाँ पर भी छापेमारी कार्रवाई हो रही है। और पूर्व में भी जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पूरे समर्थकों के साथ फेयरमाउंट होटल गए थे, उसी दिन से इस प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के जो मिलने वाले हैं, जो उनके बहुत पुराने संबंधी हैं, उनके खिलाफ क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस चीज का भी पहले से कहीं ना कहीं अंदेशा था, इसलिए वो इन सभी कार्रवाई से अभी तक एक बार भी विचलित नहीं हुए हैं?
उमंग देखिए पहले से सारी चीजों का अंदाजा भी रहता है, और जब सरकार का मुखिया होता है उसको सारे इनपुट्स होते हैं, लोकल भी इंटेलिजेंस होती है, सीआईडी होती है, आईबी होती है, अन्य एजेंसियां होती हैं, और आशंकाएं पहले से इस प्रकार की होती हैं। लेकिन मीडिया की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, मीडिया समाज को एक आईना दिखाता है जो समाज में घटनाएं घट रही हैं उनका। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं पिछले 7-8 दिन से हो रही हैं, लगातार कभी अशोक गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा जो है उनके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो होती है, धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पर होती है, आज जो है अशोक गहलोत के भाई जो है उनके यहाँ पर छापा मारा गया है ईडी की ओर से, बद्रीराम झाकड़ के यहाँ मारा गया है। इससे पहले कृष्णा पुनिया के यहाँ सीबीआई की टीम अचानक धमक जाती है, जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, और जो खेमेबंदी चल रही है इसके अंदर वो भी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अन्य जो नेता हैं इनके ऊपर जिस प्रकार से दबाव बन रहा है, इस दबाव को लेकर के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता के लिए भी समझने वाली ये बात है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन 7-8 दिनों में, जब से सचिन पायलट एंड उनके जो समर्थक जो विधायक थे वो बागी होकर के गए हैं, और तभी से बीजेपी को एक चांस मिला है राजस्थान के अंदर सेंधमारी करने का, तभी से अचानक ये एजेंसियां कैसे सक्रिय हुई हैं। अब तक जो है पिछले 1.25 साल का शासन की बात करें तो ये एजेंसियां सारी शांत थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो निश्चित तौर पर जो है आम जनता भी समझती है, मीडिया भी समझता है, और राजनीतिक दल भी समझते हैं, और ये आम जो चर्चाएं जो हैं गॉसिप्स की अब केंद्र जो है वो चाय की थड़ियों पे, पान की थड़ियों पर, ये गॉसिप्स का केंद्र बन करके बातें रह गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसका कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जो है वो आम जनता के अंदर ना चले जाए। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो इनसे बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। जितनी हिम्मत है, ताकत है, उन्होंने ललकारते हुए लैंग्वेज में इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है वो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत जो है अपने तमाम चीजों को क्लियर रखे हुए, उनकी राजनीतिक करियर जो है वो बेदाग रहा है अभी तक का, 40 साल से ज्यादा की उनके राजनीतिक करियर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने का काम राजस्थान सरकार की ओर से भी लगातार ये किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है कि अशोक गहलोत और उनके साथ में जो विधायक हैं उनको परेशान करने का यदि काम करेंगे तो आम जनता के अंदर एक मैसेज अपने आप ही चले जाएगा। तो ये एक संदेश देने का काम भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी आज पत्रकारों पर जो मुकदमे हुए उसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने घेरा है। कहीं ना कहीं मीडिया की सिंपैथी लेने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से अभी तक जो राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम था उसमें सभी बातें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को लेकर ही हो रही थी, भले ही उसमें जो मेन जो किरदार है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसमें खींचा जा रहा था। हालांकि अब ये अलग बात है कि बीजेपी इसमें कितना शामिल है कितना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अब ये राजस्थान की लड़ाई अब धीरे धीरे राजस्थान से निकल के अन्य पड़ोसी राज्यों में भी पहुंची है, सबसे पहले हरियाणा में पहुंची और अब उत्तर प्रदेश को भी इसमें खींच लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि अब राजस्थान की कांग्रेस और अब कांग्रेस आला कमान इस पूरे खेल में अब पूरे देश में बीजेपी से अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है आर पार के मूड में है। अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर उनका चाणक्य का दर्जा है, अशोक गहलोत का माना जाता है। और दूसरी ओर अगर बात करें, जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच राजस्थान के एसओजी ने भी कुछ कार्रवाइयां की हैं। राजस्थान के एसओजी लगातार मानेसर में, गुड़गांव में, दिल्ली में, एनसीआर के अंदर डेरा डाले हुए हैं। छापेमार कार्रवाई उनकी भी चल रही है, विधायकों को ढूंढा जा रहा है। इसके साथ ही जो ऑडियो टेप जो हैं वो 3 ऑडियो टेप के रूप में जो बम गिराए गए हैं, कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कथित तौर पर उनकी आवाज होने के आरोप यहां पर लगे हैं। और एसओजी जिस तरीके से सक्रिय हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ज्यादा हरकत के अंदर आई है। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम जो है ये पॉलिटिकल राइवल का केंद्र नहीं बनना चाहिए। वास्तव के अंदर जो घटना हो रही है वो कांग्रेस के भीतर हो रही है। कांग्रेस के अंदर 2 खेमे हैं और इस खेमे के बीच में बीजेपी जो है ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए कि आम जनता के सामने ये नजर साफ तौर पर आए कि बीजेपी इसका लाभ उठाने के लिए और किस अपनी एजेंसी है उनको सक्रिय कर रही है। और कांग्रेस निश्चित रूप से ये मैसेज देने में सफल हो पा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार इस प्रकार के एक्शन कर रही है, मुख्यमंत्री के करीबियों को पकड़ रहा है। दूसरी बात जो है, जो ये केस चल रहा है हाईकोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट में भी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से एसएलपी दायर हो गई है, जिसमें सुनील फर्नांडिस जो है वो अधिवक्ता के रूप में नोट हुए हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कपिल सिब्बल जो है इसमें बहस करेंगे और चीफ जस्टिस की
कोर्ट के अंदर ये केस जो है इसको मेंशन किया जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस पर सुनवाई होती है, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यदि केस पर सुनवाई होती है और मामला हाईकोर्ट के अंदर लंबित है तो हाईकोर्ट में सुनवाई रुक जाती है। अब 24 तारीख से पहले यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है जब तो ठीक है, उसके आधार पर हाईकोर्ट को अपना निर्णय लेना पड़ेगा, वरना हाईकोर्ट तब तक सुनवाई नहीं कर पाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। ऐसे में सचिन पायलट जो ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं यहाँ एक और फौरी राहत मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को भी एक टाइम मिल रहा है। अब कांग्रेस को चिंता इस बात की है, जो सियासी जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि क्या इस होटल के अंदर, इस किले नुमा होटल के अंदर जो कि 5 सितारा सुविधाओं से लैस है, क्या यहाँ विधायकों को इतने लंबे समय तक यहाँ पर रोक करके रखा जा पाएगा? क्योंकि विधायकों की संख्या भी नेक टू नेक हिसाब वाली बताई जाती है। हालांकि गहलोत के पास इस वक्त बहुमत है, लेकिन इस बहुमत को कब तक बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां लगातार जब प्रेशर बना रही हैं, इस प्रकार के एक्शन ले रही हैं, तो विधायकों के अंदर घबराहट हो सकती है और ये विधायक निकल करके जाने की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में गहलोत के लिए इनको रोक पाना एक मुश्किल चुनौती भरा काम हो सकता है। जी चलिए, बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ सुनील सर लगातार बने हुए। सुनील जी, जिस तरीके से अगर राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं तो बिल्कुल एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अशोक गहलोत यहाँ पर है और दूसरी तरफ है एक युवा नेता सचिन पायलट। स्थिति बिल्कुल उलट है, लगातार पासे इधर से भी फेंके जा रहे हैं, उधर से फेंके जा रहे हैं। अगर राजनीति की अगर मैं बात करूं, राजनीति का जादूगर वैसे तो अशोक गहलोत को कहा जाता है, देश में कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई है जहां पर उनकी जादूगरी दिखी है। इससे पहले हमने हालात देखे थे महाराष्ट्र के या फिर मध्य प्रदेश के, कहीं ना कहीं आला कमान हर बार अशोक गहलोत पर भरोसा यहां पर जताता है, लेकिन इस बार स्थिति कहीं ना कहीं उलट होती हुई नजर आ रही है क्योंकि संकट इस बार जादूगर के प्रदेश में है। क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके की पूरी स्थिति बनी हुई है, क्या अशोक गहलोत की राजनीति, माफ कीजिएगा, जादूगरी इस बार भी देखने को मिल सकती है? देखिए आयुषी, अगर जादूगरी की बात करें तो असल में जनता को अच्छा लगता है या कांग्रेस को अच्छा लगता है कि वो जादूगरी दिखाते और सचिन पायलट को 5 साल निभा ले जाते। असली जादूगरी असल में वो मानी जाती कि सरकार को चला लेते। एक तरफ युवा जोश था, दूसरी तरफ तजुर्बा। इससे बढ़िया टीम हो ही नहीं सकती थी, इससे बढ़िया कहीं पर कोई टीम वर्क हो ही नहीं सकता था। उसी तरफ दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि अगर सचिन पायलट में वाकई में जोश था, वाकई में जज्बा था, जुनून था, जो कि लोग कहते हैं कि है उनका अपना जनाधार था, तो उनकी असल में जुनून भी तब दिखाई देता जबकि वो यहाँ रहते और 2-3 विधायक बाहर से तोड़ कर लाते, जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ से तोड़ के कांग्रेस को तोड़ के लेकर जा रहे हैं। तो असल में कल कोई भी जीते, चाहे सचिन पायलट जीते या अशोक गहलोत जीते, हार असल में कांग्रेस रही है। हार असल में वो जनता रही है जिन्होंने इन्हें बहुमत देकर आगे भेजा था। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें किसी की भी तारीफ करना या किसी के लिए भी वो कहना असल में सच नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर सही मायने में हम अपनी पत्रकारिता की बात करें तो ये सही नहीं होगा। आज की तारीख में तो यही बात है कि असल में इन लोगों को मिलकर निभानी थी, इस सरकार को आगे चलाना था, ना कि इस भंवर में खड़ा करना था कि जनता बैठी बैठी ये देखे कि इस होटल और उस होटल के बिल में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही माथे पे आना है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये बात तो है ही, क्योंकि जनता ने सही बात है इसलिए इन लोगों को चुनकर सरकार में नहीं बैठाया था। खैर, अब ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं रमेश बोराणा जी का, जोधपुर से आते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार सर। रमेश जी, जोधपुर से आप आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, गहलोत साहब की यहाँ पर बात हो रही है, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पुराने समय से आप गहलोत साहब को जानते हैं। इतना ज्यादा जो सोच समझकर जो वो राजनीति करते हैं या फिर राजनीति में जो जादूगरी करते हैं, बचपन से क्या है इतना तेज दिमाग उनका था और हर क्षेत्र में वो आगे से आगे अपना काम करते जाते थे? मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो गहलोत जी को जानते हैं उनकी 40 साल की राजनीति में, कि उन्होंने अपना बाल्यकाल एक जैन स्कूल के संस्कारों से प्रारंभ किया था जी। तो सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपने बाल्यकाल में घूंट में किया था। उसके बाद वो लगातार किशोरावस्था में जो जनता के लोक कल्याण के काम है, जन सेवा के काम है, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से वो मानव कल्याण के कार्यों में लगे रहे और गांधी विचार को अपने आप को समर्पित किया। वो संस्कार उन्हीं में प्रारंभ से है। और आज भी जब हम देखते हैं कि वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, तो उनकी योजनाएं जो आती है, जो संवेदनशीलता उनकी योजनाओं में दिखती है, वो उसी का प्रतिफल है जी। इसलिए अशोक गहलोत जी जैसा नेता मिलना, राजस्थान अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। लेकिन अहंकार और अति महत्वाकांक्षा का कोई जवाब नहीं होता है, वो घर टूटता है। और वो घर आज कांग्रेस इस रूप में अति महत्वाकांक्षाओं के कारण टूटा।
लेकिन अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत है सरकार, और सरकार को कोई संकट नहीं है। जी। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में एक आदर्श राजनीति कायम रहेगी और कांग्रेस मजबूत रहेगी। बिल्कुल रमेश जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजस्थान का यह सियासी घटनाक्रम है वो राजस्थान से बाहर निकलकर अब केंद्र तक वो पहुंच गया है, और अब केंद्र की कई एजेंसियां, जैसा कि राजस्थान के कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन लोगों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, बीजेपी के इशारे पे ये हो रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली ये है कि उनके भाई को, उनके बेटे तक को नोटिस आ चुका है। क्या आपको लगता है कि अब जब उनके ऊपर एक प्रकार से पारिवारिक दबाव यहां पर पड़ेगा तो वो थोड़ा डगमगा सकते हैं, या ऐसे ही एकाग्र चित्त से और मजबूत इरादों से वो आगे बढ़ेंगे? अशोक गहलोत जी ने कल विधायक दल की बैठक में कहा था, आपने भी कवर किया होगा जी, कि हम एकजुट हैं और किसी भी परिस्थितियों में डटे रहेंगे, टूटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार चाहे कांग्रेस नेताओं पे ये छापेमारी कर ले, चाहे उनके परियोजनों पे कर ले, चाहे हम दोस्तों पे कर ले, हम किसी कीमत पे टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट ये राजस्थान और राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करना है। और अशोक गहलोत जी का हम इतिहास देखेंगे तो वो किसी परिस्थितियों में टूटे नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में भी उनको आगे बढ़ना आता है। ये केंद्र की दबाव की राजनीति जो हम देख रहे हैं, तो पहले उन्होंने 8 राज्यों में की थी, राजस्थान को 9वां राज्य के रूप में चुना है। ये कमल जो मिशन है उनका, मैं सोचता हूं राजस्थान में कामयाब नहीं होगा। हम हर दबावों को सहेंगे। अशोक गहलोत जी का नेतृत्व आदमी में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, न हम डिगेंगे न टकराएंगे। और देश की केंद्र सरकार जो ये काम कर रही है, उनको ये देखने को मिलेगा कि ये अशोक गहलोत की सरकार है, इस पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। रमेश जी, एक बात मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा आपसे, जैसा कि हम भी जानते हैं और आपने भी उनको देखा है, काफी नजदीक से देखा है, अशोक गहलोत जनरली विचलित नहीं होते। अक्सर उनके चेहरे पर वो भाव नहीं आते जिससे कोई देखे कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा परेशान है, या किसी कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये हम उनकी जानते हैं, ये उनकी आदत में शामिल है। परंतु पिछले दिनों में, पिछले 2 दिन पहले जो दिया उनका जो बयान था, जो सचिन पायलट के लिए दिया गया था, उसे किस मायने में लेते हैं? क्या वो कहीं अधिक विचलित हो गए, या किसी प्रकार की उनको ये समस्या है कि इस समय पर जबकि कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है, उस समय मुझे वो काम करना चाहिए था और इससे मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? वो क्या था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि अशोक गहलोत जी बहुत ही संवेदनशील राजनेता हैं जी। उनकी पीड़ाओं को हम देखेंगे तो उनकी योजनाओं में हमें दृष्टिगत होती है, और उनके व्यवहार में भी हम देखेंगे तो उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर कायम रहती है। उनको जहर का घूंट पीना आता है। वो ऐसे महादेव हैं जिसने राजनीति में लंबा विषपान किया है, लेकिन जब हदें पार हो जाती है जी, और उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से हम देखें तो मैं 1.5 साल से घूंट पी रहा था जी, और मां का अपहरण, और मां जिस कांग्रेस को कहते हैं उसका चीर हरण बर्दाश्त करने की स्थिति से जब बाहर आ गए तो उनकी पीड़ा इस तरह से अभिव्यक्त होती है, जो मैं सोचता हूं मानवीय दृष्टिकोण से कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी उनको बहुत कुछ वो जानते हैं जो नहीं कहा, लेकिन वो जानते हैं कि मैं मेरी प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि चाहे आज पूरा प्रदेश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, जिस तरह से हम सफल मैनेजमेंट कर रहे थे, देश ने तारीफ की उसकी, उसके ऊपर रोक लग गई। उन्होंने कहा है कि मानवता को बचाना और जीवन की जो काम है, जीवन में वापस नौकरियां देनी है, काम देने हैं, उनको रोजगार देना है, वो मेरी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता में निश्चित रूप से कमी आती है जो उन्हें मंजूर नहीं है, जो ये पीड़ा उनकी जो सड़क कर हमारे सामने आती है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी तक का राजनीतिक कैरियर रहा है, कहीं ना कहीं वो इस मुसीबत से भी निकल कर आएंगे और फिर से एक बार अपने आप को राजस्थान की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का असली जादूगर साबित करेंगे, और विरोधियों को ये बता देंगे कि राजस्थान में आकर आपने इस तरीके का जो प्रपंच रचा है वो आपने कह सकते हैं कि गलत पंगा ले लिया। फिलहाल रमेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से ही आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। आयुषी, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अजय त्रिवेदी जी आपका न्यूज़ इंडिया में।
नमस्कार जी अजय जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत की यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के शासन से लगातार वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं और आज लगातार हम उन्हें देख रहे हैं किस तरीके से राजस्थान की स्थिति वो संभाले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से राजस्थान की सियासी संकट लगातार बरकरार है, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, जोधपुर में अशोक गहलोत साहब का पूरे जोधपुर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में वर्चस्व रहा है। पर अभी जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है लगातार, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित घटनाएं नहीं है। जिस सरकार को जनमत मिला है, मैंडेट के साथ में ये जनमत लेके आए, उस जनमत को ये छीनने का प्रयास है। जब तर्क देते तो वो कहते हैं कि आप ही के लोग है ना जो इसके साथ में जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी उनको मना कर सकती थी कि हम इस तरीके के हथकंडों में, इस तरह की षड्यंत्र में, इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी में आप लोगों के साथ नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी घूम रही है और बस बिल्ली के भाग का छीका कहां से टूटे उस तरीके से वो आगे पीछे बढ़ रही है और प्रयास कर रही है कि इस देश में लोकतंत्र कायम नहीं रहे। ये डिक्टेटरशिप की जो आभास है, ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से डिक्टेटरशिप दिखाई दे रहा है। जोधपुर की जनता, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत साहब के साथ में है, बहुमत उनके साथ में है, विधायक उनके साथ में है। ये जो तात्कालिक प्रयास है, ये समय विशेष के साथ खत्म हो जाएंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ये कितनी भी प्रेशर प्रैक्टिस और रेड राज कितना भी कर ले, कितने भी छापे मार ले, कितने भी ये प्रेशर प्रैक्टिस कर ले, परंतु लोकतंत्र में किसी को डराकर, किसी को धमकाकर राज नहीं किया जा सकता है। ये लोकतंत्र है, इसके मायने शायद समझ में नहीं आए। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मैं समझता हूं ये चाह रहे हैं हमारा, हमारे द्वारा, हमारे लिए। इसकी परिभाषा को चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अगर इस तरीके से परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ ही धोखा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में कहा भी जाता है, वो हर संकट से निकल कर आते हैं अपने जादूगरी कौशल से, अपने राजनीतिक कौशल से। और आशा है इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार क्या आपको नहीं लगता कि मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का है? तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान वर्सेस सेंट्रल हो गया है। राजस्थान राजपूत और वीरों की धरती है और इस वीरों की धरती में नरेंद्र मोदी जी को मैं नाम नहीं लेना चाहता था, फिर भी मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि ये भावनाएं निकल रही है। इनको और केंद्र के इन शासकों को बता दिया है कि राजस्थान में आपके हथकंडे इतने आसान से नहीं होंगे। आप चाहे किसी भी राज्य को डरा दे, धमका दे, परंतु राजपूतों की इस धरती पे, राजवीरों की इस धरती पे राजस्थान डरने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि लोग इसको रोचक मुकाबले के रूप में देखने लग गए। सेंट्रल को शर्म आनी चाहिए, केंद्र को शर्म आनी चाहिए कि राज्य को गिराने के लिए वो हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं राजस्थान इसके साथ खड़ा है और इस देश में इस क्रांति का, जो क्रांति इनके विरोध में चल रही है, इस क्रांति का सूत्रपात भी राजस्थान से होगा और इसका समापन और पटाक्षेप भी राजस्थान से होगा। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं संकेत तो अभी जो मिल रहे हैं वो तो इस और ही इशारा कर रहे हैं। अजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नीरज, समय हालांकि कम है, लेकिन जाते जाते आखिरी कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अभी तक का जीवन जो हमने हमारी इस चर्चा में भी दिखाया, और इस समय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की राजनीति में चल रहा है, क्या लगता है आपको आगे जाकर क्या कुछ स्थितियां और यहां पर क्या विकट होंगी या फिर आसान होती चली जाएंगी? देखिए, अगर अशोक गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं बहुमत को लेकर के, और उन्होंने लगातार अपने विधायकों को साथ जोड़े रखने के लिए जो है कैंप कर रखा है। अशोक गहलोत खुद बीच में यहाँ से जाते हैं, जाकर के अपने ज़रूरी जो फाइलें हैं उनको निपटाने का काम जाकर के मुख्यमंत्री निवास से, सचिवालय से करते हैं। इसके साथ ही जो तमाम मंत्रीगण हैं वो भी होटल से निकल के बाहर अपने जा रहे हैं मंत्रालय के अंदर, साथ ही विभागों के अंदर जाकर के, और अपने निवास से भी फाइलों को भी एक्शन ले रहे हैं। साथ ही कुछ फाइलें जरूरी इंपॉर्टेंट होती हैं तो उनको यहाँ मंगाया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। कल ही हमने देखा कैबिनेट का निर्णय लिया गया, इससे पहले फिर कैबिनेट की बैठक गहलोत ने बुलाई थी, उसमें भी अहम निर्णय लिए। आम लोगों को कोरोना महामारी से जूझते हुए देखने पर हजार रुपए जो है 35 लाख करोड़ रुपए जो है वो राशि जो है वो डाली जाएगी लोगों के खाते में। इसी प्रकार से बात करें टिड्डी दल के नियंत्रण को लेकर के भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों के मेगा फूड पार्क जो है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, उसको लेकर के निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं संदेश देने का काम गहलोत लगातार कर रहे हैं कि मैं थासू दूर नहीं। ये जो लाइन है, मैं थासू दूर नहीं, ये नारा अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले दिया था, और तब वे लगातार इस बात को कह रहे थे जब चर्चा ये चल रही थी कि कहीं ना कहीं पायलट के नेतृत्व में, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। तब अशोक गहलोत ने कहा था कि नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का रहेगा, लेकिन मैं थासू दूर नहीं, मैं केंद्र की राजनीति नहीं, राजस्थान की राजनीति के लिए बना हूं। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का संकेत था कि मैं राजस्थान की जनता की सेवा के लिए
यहाँ। और अभी भी लगातार जो विधायक है उनको एकजुट रख करके अशोक गहलोत खुद यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे विधायकों में किसी प्रकार का भय ना हो। और लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार एक्शन लेते हुए जो कार्रवाइयां कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई हो रही है, इससे राजस्थान सरकार भयभीत नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारी बातचीत हुई थी यहीं होटल के बाहर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था, पीसीसी चीफ पर निशाना साधते हुए कि जो कार्रवाइयां की जा रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, जिस प्रकार से छापेमारी हो रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। केंद्र सरकार कितना ही चाहे ऐसे कदम अपना ले, हथकंडे अपना ले। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जो विधायक है इनको संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार आपके साथ में खड़ी है। और केंद्र सरकार और जो केंद्र की एजेंसियां हैं इनके खिलाफ भी लगातार जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं या कांग्रेस के नेता हैं वो आम जनता के बीच में अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं, ताकि आम जनता में एक संदेश जाता है। क्योंकि जनता जो होता है, जनता जनार्दन से हर कोई डरता है, और जनता के जरिए जब ये मैसेज जो है ये केंद्र तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर जो लगातार कड़ाई अशोक गहलोत के परिवार पर या उनके नजदीकियों पर जो जिस प्रकार से हो रही है, केंद्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक रणनीति है जो कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ राजस्थान के अंदर अपना रखी है। हालांकि केंद्र और राज्य का टकराव पहला टकराव नहीं है। इससे पहले हम पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ भी केंद्र सरकार का टकराव देख चुके हैं, जहां सड़कों पे भी उसकी परिणति देखने को मिली थी। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। अब ये जो टकराव अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आर पार की लड़ाई का सूचक है। जिस प्रकार से 2-3 दिन में लगातार जो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में जो नए नए मोड़ अब आते जा रहे हैं, अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हमें और कुछ नया रंग राजस्थान की राजनीति में देखने को मिले। फिलहाल आप हमारे साथ में हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की इस सियासत के दूसरे दिग्गज खिलाड़ी का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप यूं ही बने रहे हमारे साथ।